हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है A60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका PDF चाहिए, डिक्टेशन का और आउटलाइन का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से बोला जाएगा 3 अलग अलग स्पीड में। पहला स्पीड 70 का, और दूसरा 80 का, और तीसरा 90 का। तो स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श करने जा रहा है, उसके समर्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में अभी 60 से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उनमें कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या ही बनती हैं। एक तो विभिन्न स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है, और दूसरे उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप मेघालय में कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55-56% रहता है, तो मध्य प्रदेश में 60-62% और केरल एवं तेलंगाना में 90% से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड 1 माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं, तो कुछ यही काम 1.5-2 माह में करते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और वहां उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है, तो परीक्षा आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है। समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूली बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नताएं हैं। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूली बोर्डों के स्तर पर भी एकरूपता का अभाव है। इसका कोई औचित्य
नहीं, चूँकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि उनमें कोई साम्य न नजर आए। यह साम्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में एकरूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई है। यह इसलिए भी होनी चाहिए ताकि सभी स्कूली छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश के सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श करने जा रहा है उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में अभी 60 से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उनमें कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या ही बनती हैं। एक तो विभिन्न स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है और दूसरे उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में शाखा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप मेघालय में कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55-56% रहता है, तो मध्य प्रदेश में 60-62% और केरल एवं तेलंगाना में
90% से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड 1 माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं, तो कुछ यही काम 1.5-2 माह में करते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और वहां उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है, तो परीक्षा आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है। समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूली बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नताएं हैं। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूली बोर्डों के स्तर पर भी एकरूपता का अभाव है। इसका कोई औचित्य नहीं। चूंकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि उनमें कोई साम्य न नजर आए। यह साम्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में एकरूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई है। यह इसलिए भी होनी चाहिए ताकि सभी स्कूली छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश के सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श करने जा रहा है उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में अभी 60 से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उनमें कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या ही बनती हैं। एक तो विभिन्न स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है और दूसरे उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप मेघालय में कक्षा 10 पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55-56% रहता है, तो मध्य प्रदेश में 60-62% और केरल एवं तेलंगाना में 90% से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि
कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड 1 माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं, तो कुछ यही काम 1.5-2 माह में करते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और वहां उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है, तो परीक्षा आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है। समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूली बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नताएं हैं। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूली बोर्डों के स्तर पर भी एकरूपता का अभाव है। इसका कोई औचित्य नहीं, चूंकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि उनमें कोई साम्य न नजर आए। यह साम्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में एकरूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई है। यह इसलिए होना भी चाहिए ताकि सभी स्कूली छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है।